हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम इसका सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, विद डिटेल सॉल्यूशन। अब आज हमारे पास सेक्शन बी है, जिसमें आपको मैं कुछ सिंपल ट्रिकी और कुछ हिंट देने वाली हूँ। ठीक है, जहाँ से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। बेसिकली अभी क्या हो गया है, आज के टाइम का ये डिमांड है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। अगर क्वेश्चन को आप समझते तो आप देखना इनका सॉल्यूशन कितना इजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका ए पार्ट हम पहले देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि नाइट्रोजन गैस इज सोल्यूबल इन वाटर। ओके, एट टेम्परेचर 293 केल्विन द वैल्यू ऑफ के एच इज। के एच क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, तो उसकी वैल्यू आपको दी गई है 76.48 किलो बार। अब कहते हैं सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा उसमें अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर अबो 293 केल्विन अगर हो जाता है तो सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है। ओके, और हेनरी कांस्टेंट राइज हो गया है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से 88.8 किलो बार हो गया है। तो ये चीज़ है। आपने जब हेनरी लो पढ़ा था तो एक एक्सप्रेशन आपको बोला जाता है कौन सा, कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हेनरी कांस्टेंट के। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हेनरी कांस्टेंट आप बढ़ाओगे, अगर ये आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली आपका नाइट्रोजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी टेम्परेचर अबो 293 केल्विन पे। ये सीधा आप हेनरी कांस्टेंट से निकाल सकते थे। स्टेटमेंट दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इवन आपको कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है, आपको जस्ट चीज़ों को रिलेट करना था। मेरे साथ आप इसको लिखते जाओ। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे क्या क्या राइट कर पाएंगे, आप यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख दें कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरी कांस्टेंट के। तो यहीं से आप इसको रिलेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एक मिक्सचर बनाया जाता है। तो जिन बच्चों ने ट्रिक से इसको पढ़ा हुआ है उन सबको मालूम है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो नेगेटिव डेविएशन देता है। एक्चुअली हम पॉजिटिव डेविएशन में आपको एक कोड पढ़ाते हैं ABCDE। ठीक है, ये वाला कोड पढ़ाते हैं। ए क्या है, यहाँ पे एसीटोन है, और बी क्या होता है, बेंजीन। तो जब आप एसीटोन और बेंजीन का मिक्सचर बनाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन आती है। उसके बाद अगर एसीटोन और कार्बन डाई सल्फाइड का मिक्सचर बनाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन आती है। और सिमिलरली अगर आप एसीटोन को इथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं तो भी क्या आती है, पॉजिटिव डेविएशन आती है। लेकिन इनके अलावा अगर एसीटोन आपको किसी और के साथ दिखे, जैसे इस क्वेश्चन में एसीटोन किसके साथ दिया गया है, क्लोरोफॉर्म के साथ दिया गया है, तो वो नेगेटिव डेविएशन के अंदर जाता है। हिंट से आप इजीली फाइंड कर लेंगे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर कैसी डेविएशन देगा, नेगेटिव डेविएशन देगा फ्रॉम रोल्स लॉ। अब जो नेगेटिव डेविएशन वाले आपके मिक्सचर होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। कैसे एजियोट्रोप बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो बनाते हैं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट से ज़्यादा होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है, दोनों ही कंपोनेंट से ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और वो आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है 64.5। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है आपका। आप डेविएशन वाले रोल्स लो से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। डेविएशन वाला सेक्शन आपने पढ़ा हुआ होगा तो वहाँ से आप इसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसके और वाला क्वेश्चन देखते हैं। आ सोडा बोतल विल गो फ्लैट फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। पहली बात तो देखो, श्रीनगर और दिल्ली, अगर आप जानते हैं कि सी लेवल से इनकी हाइट का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो जो श्रीनगर है वो हाइट पे होता है। ओके, वो हाइट पे होता है, सी लेवल से उसकी हाइट ज़्यादा है दिल्ली से। तो अगर हाइट ज़्यादा है सी लेवल से, किसी भी प्लेस की अगर हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर मैं प्रेशर को देखूँ तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। हाइट पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हेनरी लॉ में आपने पढ़ा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ गैस के। तो अगर
प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम है। सॉल्युबिलिटी कम है अगर, तो जैसे आप बोतल को ओपन करेंगे उसमें से गैस बाहर आ जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है गैस की। तो इसीलिए द बोतल विल गो फ्लेट इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। यहाँ पे आप इसको हाइट के साथ रिलेट करके दिखाएंगे। एनसीईआरटी बुक में जो आपको बताया गया है ना, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लो में एट हाई एल्टीट्यूड, ये वही वाली चीज़ को बता रहा है। जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है, अदरवाइज वहीं से है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लो से। आगे देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। देखो जो शुगर होता है वो एक प्रेजर्वेटिव की तरह काम करता है, और प्रेजर्वेटिव क्या कर देते हैं, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखते हैं। तो शुगर यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, प्रेजर्वेटिव की तरह काम कर रहा है। ओके गाइस, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ए पार्ट जो है ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, और जहाँ पे एक कंपाउंड आपको दिया गया है उसका यूपीएससी नेम आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर आगे कोई चीज़ लगी है स्क्वायर ब्रैकेट से तो उसको हम क्या, पॉजिटिव काउंटर आयन। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके आगे अगर कोई स्पीशीज लगी है तो उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव काउंटर आयन बोला जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी आप देखोगे कि यहाँ पे आगे पोटाशियम लगा हुआ है, इट मीन ये क्या है, ये पॉजिटिव काउंटर आयन है। एक्चुअली मैंने इसका नेम यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आप देख लो एक बार। हमने पहले काउंटर आयन का नेम लिखा, काउंटर आयन के बाद आपको लिगेंड्स का नेम लिखना है। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 के लिए आपने डाई लगाया और वाटर के लिए आपने एक्वा लगाया। उसके बाद आपके पास 2 मोल लगे हुए हैं किसके, ऑक्सलेटो के। ठीक है, ऑक्सलेटो के मोल लगे हुए हैं। 2 लिगेंड यहाँ पे कौन है, ऑक्सलेटो हैं, तो डाई ऑक्सलेटो आपने बोला। उसके बाद क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन है तो उस केस में आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आने वाले मेटल के नेम के साथ सफिक्स लगाते हैं 8, इसीलिए आपने यहाँ पे क्रोमेट लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया और पैरेंथेसिस में लिख दिया। बाद में हाइड्रेट क्यों लगाया है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल दिखाया गया है बाहर, तो ये एक हाइड्रेटेड सोल्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, हाइड्रेट लगाया है। होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, इन्होंने कहा है कि कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में और विटामिन B12 में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल होता है और विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट मेटल होता है। ठीक है, ये दोनों मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं कि आप समझ पाते हैं क्या इसको। तो यहाँ पे आपको एक सेल दिखाई गई है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, 2 कंटेनर में लगाई गई है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यहाँ पे आपको सोल्ट सॉल्यूशन दिखाए गए हैं, एक में X का सोल्ट है तो एक में Y का सोल्ट है। अब पहले तो आप मेरे को ये बताओ इनमें एनोड कौन है, X है या Y है। एनोड और कैथोड फाइंड करें सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखो, और वो उसका आइडिया आप कहाँ से लगाओ, इस गैल्वेनोमीटर से लगाओ। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। ठीक है, आप देख रहे हो इधर करंट की डायरेक्शन है, मतलब जो करंट का फ्लो है वो X से Y की तरफ है, और जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की क्या होता है, ओपोजिट होता है। इट मीन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, वो Y से X की तरफ कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ से है, एनोड से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, एनोड से किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है। तो राइट हैंड साइड में क्या लगी हुई है, एनोड लगी हुई है। जबकि आप जब पढ़ते हो तो एक जनरल एनोलॉजी आपको कराई जाती है, लोन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे पढ़ाया जाता है।